Hello, everybody. Now we are starting with part number 3 of the chapter electoral politics. तो ये पार्ट होने वाला है इसका पार्ट नंबर 3. इसमें हम वोटर्स लिस्ट इस टॉपिक को देखेंगे और अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट से. आपको अगर हमारे जो हमने पहले 2 वीडियोस बना के अपलोड किए थे उनमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहा हो देन इट्स गुड. थैंक यू एज वेल. अगर है सो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड हम आपको उसके अकॉर्डिंगली ही बताएंगे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू. सो अब आता है व्हाट इज़ वोटर्स लिस्ट. वोटर लिस्ट क्या होती है? एक बार जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यह कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो वोटर्स हैं वो वोट डालेंगे. ये सब डिसाइड करने के बाद ये बात आती है कि कौन वोट डालेगा और कौन नहीं डालेगा. वंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड कि ये रीजन है, इलाके हैं जहाँ पे वोट कंडक्ट होंगे, तो जो दूसरा स्टेप होता है टू डिसाइड कि हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट. ये जो डिसीजन है ये हम आखिर समय पर नहीं कर सकते हैं कि आज इलेक्शन और आज इलेक्शन से एक दिन पहले हम ये डिसाइड करें कि कौन कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिनको वोट डालना है ना. तो और उसके बाद एक लिस्ट बन के आएगी, तो ये काम आसान नहीं है. ये जो डिसीजन है ये पहले ही लेके रख लिया जाता है ना, 1-2 महीने पहले ही ये कर लिया जाता है. तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो डिसीजन है कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल, यानी जो वोट डाल सकते हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है मच बिफोर, पहले ही कर लिए जाते हैं, महीनों से पहले, कई बार तो साल भी लग जाते हैं, है ना. इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शंस एंड गिवन टू एवरीवन, यानी कि जो जो वोट डाल सकता है पहले उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, फिर उनको वोटर लिस्ट बन जाने के बाद बताया जाएगा, एक उनको चिट मिलेगी, एक तरीके की कार्ड मिलेगा कि यस आप वोट डाल सकते हैं. दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल और कॉमनली कॉल्ड वोटर्स लिस्ट. तो ये होती है वोटर्स लिस्ट कि कौन डाल सकते हैं वोट. ठीक है. अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ये आपका पहला कंडीशन पूरा करता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले टू गेट पार्ट इन द इलेक्शन एंड टू गेट पार्ट इन द वोटर इन टू गेट to conduct the vote, you can say, or to choose their representatives. So everyone should get an equal opportunity to choose their representatives. इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर से पहले जो चैप्टर 1 था उसमें हमने ये देखा था अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये क्या होता है? सो इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. तो वन वोट वन वैल्यू वाला हिसाब यहाँ चलता है. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट गुड रीज़न. तो तुमको राइट टू वोट नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए. अगर आप किसी को राइट टू वोट नहीं देते हो, उससे उसकी राइट टू वोट लेते हो, तो आपके पास एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए. जैसे कि मान लीजिए रीज़न ये है कि कोई क्रिमिनल है जिसने बहुत बुरा क्राइम किया है और बहुत ज़्यादा क्राइम किया है, तो उस व्यक्ति को हो सकता है कि उसको वोट देने का अधिकार ना दिया जाए. अब क्या होता है कि डिफरेंट सिटीजन्स जो होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं. कुछ होते हैं रिच, कुछ होते हैं पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड, सम आर नॉट एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड एट ऑल, मतलब कुछ हैं एजुकेटेड कुछ नहीं हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो काइंड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, कुछ ऑनेस्ट या काइंड नहीं होते हैं. बट ओवरऑल देखा जाए तो वो सब ह्यूमन बींग्स हैं और ये कंट्री उन ह्यूमन बींग्स की है. तो जो भी ह्यूमन बींग इंडिया का है, इंडियन है, इंडिया का सिटीज़न है, तो उसको राइट टू वोट मिलेगा और वन वोट वन वैल्यू के साथ मिलेगा. ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद आर ओन नीड्स एंड व्यूज़. तो उनकी खुद की नीड्स एंड व्यूज़ हैं, उनके खुद के विचार हैं, उनको गवर्नमेंट भी अपने अकॉर्डिंगली चाहिए होती है.
कई पढ़ा लिखे व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है, एक ना पढ़े लिखे को अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है. सो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम. सबके अलग अलग सोच विचार है. अगर हम सबको इक्वल वन वोट वन वैल्यू वाला हिसाब दें तो इससे जो भी मेजॉरिटी वाला ओपिनियन होगा या व्यू होगा वो आपकी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगा. In our country, all citizens aged from 18 years and above have the right to vote in an election. किसी इलेक्शन में अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं क्योंकि उनको राइट टू वोट होती है. ओके. Every citizen has a right to vote regardless of his or her caste, religion, gender. वो है मेल फीमेल, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसका कास्ट क्या है, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो कुछ भी है. इसे कहते हैं हम पावर ऑफ द बैलेट बॉक्स. मैंने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो पावर ऑफ बैलेट बॉक्स का क्या मतलब है? पावर ऑफ बैलेट बॉक्स का मतलब है, इसको लिख देते हैं, पावर of the ballot box. तो पावर ऑफ बैलेट बॉक्स है. बैलेट बॉक्स पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था टू कंडक्ट द वोट. ओके. तो इसका मतलब ये होता था कि जब भी हम वोट देने जाते हैं उस दिन जब हम बैलेट बॉक्स के आगे सब खड़े होते हैं एक लाइन में, एक पंक्ति में, तो वहाँ पर चाहे एक नौकरानी हो, कोई मालिक हो, चाहे कोई भी हो, वो सब एक लाइन में खड़े होते हैं. रिच भी, पुअर भी, मेल्स भी, फीमेल्स भी, सब लोग एक ही लाइन में खड़े होते हैं. सो दिस इज़ द पावर ऑफ द बैलेट बॉक्स. बट देर आर सम क्रिमिनल्स या ऐसे पर्सनस जो हैं जो कि अनसाउंड माइंड के साथ हैं, है ना. अनसाउंड माइंड यानी जो मेंटली में भी डिस्टर्ब हो या कोई रीज़न हो, उनको डिनाइड की जाती है राइट टू वोट. बट बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा किया जाता है. कई मंदबुद्धि लोग हैं जिनको राइट टू वोट होता है, बट एक्सट्रीम सिचुएशंस में राइट टू वोट नहीं दिया जाता. It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list. जो भी वोटर्स हैं उनके जो नाम है वो वोटर लिस्ट पे आने चाहिए. ये क्या है? ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की. As new persons attain voting age, names are added to the voters list. तो क्या होता है, जो लोग अब 18 साल के हुए हैं, है ना, तो उनको वोटर लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा एज न्यू सिटीजन्स जो कि वोट देंगे एज न्यू वोटर्स. और जिन लोग की डेथ हो गई है या जो अपने क्षेत्र से बाहर रहते हैं, जैसे कि कोई इंडियन अब्रॉड सेटल हो गया, तो मतलब उन सिचुएशंस में जहाँ पर जो वोटर है वो अपने इलाके में नहीं रहता, वो मर गया है, तो इस केस में उसको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है. सो नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड, उनको हम हटा देते हैं. अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर. तो हर 5 साल बाद क्या होता है, यहाँ पे 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं नहीं है, कौन मरा कौन जिंदा, ये सब होता है. ये क्यों होता है? जैसे कि हम अपने जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेटेड रख सकें, अप टू डेट रख सकें. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑन न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. तो ये एपिक के नाम से जाना जाता है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड. ओके. जो गवर्नमेंट है उसने बहुत कोशिश की कि वो ये जो कार्ड है हर किसी को दे सके ऑन द वोटर लिस्ट. जो वोटर्स हैं उनको क्या करना होता है, इस कार्ड को ले जाना होता है ना, जब वो वोट डालने जाते हैं, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स. यानी ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मम्मी के बिहाफ पे वोट कर दिया, नहीं, आपकी फ़ोटो होगी और आपकी फ़ोटो के साथ आपको मैच किया जाएगा कि आपकी फ़ोटो आपसे मैच करती है या नहीं. जो वोटर्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू मूव सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स. कोई दूसरे के लिए हम वोट ना करें, इसलिए ये फ़ोटो सबको दी जाती है. बट ये कार्ड जो है अभी तक कंपलसरी नहीं हुआ है फॉर वोटिंग. वोटिंग के लिए जो वोटर्स हैं वो अपना जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, लाइक राशन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसको भी कैरी कर सकते हैं, जिसमें ये मेंशन हो कि आप 18 ईयर्स से अबव है, आपका नाम, आपका फ़ोटो सब उसमें दिख जाता है.
ओके, आगे। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन का मतलब होता है चुनना। तो वो कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शंस में खड़े होंगे, जो इलेक्शंस लड़ेंगे, उनको कैसे नॉमिनेट किया जाता है। सो वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेसी, हमें ये पता है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस हैं उसमें जो पीपल हैं उनके पास रियल चॉइस होती है। हम सबके पास रियल चॉइस है, हम जिस पार्टी में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। सो ये जो रियल चॉइस है ये हमें तभी तो मिल पा रही है ना, जब हर पार्टी जो है खड़ी हो रही है, हर पार्टी के बिहाफ में उनका एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। सो ये इसी वजह से नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि हम जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शंस में खड़े होंगे उन्हें चुनते हैं, और उन्हें हम क्यों चुनते हैं, जिससे कि हमारी हर पार्टी खड़ी हो सके और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो चांस है वो मिल सके। सो दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। Anyone who can be voter कैन ऑल्सो बी अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। तो अगर आप वोटर हो, आप कैंडिडेट भी बन सकते हो। क्या सिचुएशन है, कंडीशन इज़ दैट कि कैंडिडेट के लिए खड़ा होना है, द मिनिमम एज इज़ 25। अगर आप 25 ईयर्स के हैं देन आप इलेक्शंस में खड़े भी हो सकते हैं। और जो आपकी मिनिमम एज है टू कंडक्ट अ वोट वो है 18 ईयर्स के लिए। Now there are some other restrictions on criminals etc. तो क्रिमिनल लोगों पर रिस्ट्रिक्शन रखे जाते हैं, बट ये जो है ये एक्सट्रीम केसेस में होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते। ओके, आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, दे नॉमिनेट देयर कैंडिडेट who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. तो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं ये नॉमिनेट करती है अपने कैंडिडेट को, और उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको उस पार्टी का सिंबल मिलता है और उस पार्टी का सपोर्ट मिलता है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स एंड ऑल। जो पार्टी की नॉमिनेशन है इस तरीके की, तो उसे हम पार्टी टिकट कहते हैं कि इसको टिकट मिला है, इसको टिकट नहीं मिला है। Now every person who wishes to contest an election has to fill the nomination form. नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होता है कि आपको कुछ, हाँ, नॉमिनेशन फॉर्म में आपको ये बताना होता है आपकी एज के, आपको ये बताना होता है कि आप पे पहले कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, ये सब, और आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसको क्यों ऐसा किया जाता है कि अब आप नॉमिनेशन में हिस्सा ले सकते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले तो करो और फिर आप उसके हिस्से बन सकते हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक नया सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन आया था कि अगर आपको नॉमिनेशन मतलब कैंडिडेट्स के तरह खड़ा होना है किसी पार्टी में, तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है इसको जमा करवाना पड़ेगा। ये जो लॉ था ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था। हर जो कैंडिडेट है उसको लीगल डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। तो उसमें क्या आना चाहिए डिटेल में कि आप पर अभी तक कोई सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है। दूसरा, डिटेल्स ऑफ द एसेट, मतलब कितना आपके पास प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली क्या है, आप पे कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, ये सब कुछ। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एक कैंडिडेट की, ये आना चाहिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसलिए नहीं मांगते कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तभी आपको कैंडिडेट के तौर पे खड़ा किया जाएगा, बट इसलिए मांगते हैं कि लोगों को कुछ पता चल जाए जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते हैं उसके बारे में। So the information has to be made public. This provides an opportunity to the voters. Voters को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना सही डिसीजन ले सके जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे। अभी आता है इलेक्शन कैंपेन। तो एक सेकेंड, जो मेन पर्पस है इलेक्शन का इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। जिस रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनना चाहते हैं उस इस
को वो प्रोवाइड करते टू द पीपल, मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। तो इलेक्शंस यही तो चीज़ है जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सही बात है ना। देखो जो गवर्नमेंट है एंड जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, दे प्रेफर, हम इलेक्शंस में वोट डालते हैं जिससे कि जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, गवर्नमेंट को चुन सकें, और जो लोग पॉलिसीज़ चाहते हैं वो भी आ सके इन द प्रेजेंस। Therefore it is necessary, बहुत ज़रूरी है, to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make better government, or what policy is better, or what is a good policy. So ये जो किया जाता है ना, ये सब कुछ कैंपेन्स के थ्रू किया जाता है जो कि इलेक्शंस के समय होती हैं हमारी कंट्री में। ऐसे जो कैंपेन्स हैं वो 2 वीक तक चलती रहती हैं बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। जब ये पता चल जाता है कि कौन से कैंडिडेट्स खड़े होंगे, और दैट डे ऑफ द पोलिंग, तो पोलिंग जिस दिन मतलब वोट डाला जाता है उससे पहले इस समय पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं टू द वोटर, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्ट। तो यही होता है सारा। अब ये जो समय होता है, इस समय पे न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन्स ये भी बहुत सारे इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स को बताने के लिए तैयार होते हैं। बट जो इलेक्शन कैंपेन्स होती है ये लिमिटेड नहीं होती हैं इन 2 वीक्स के अंदर ही, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो प्रिपेयर करने लग जाती है फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर, 1 महीने पहले से ही दे एक्चुअली टेक प्लेस। अब जो इलेक्शन कैंपेन होती है इनमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो उन चीज़ों पे फोकस डालती है जो पब्लिक अटेंशन, फोकस द पब्लिक अटेंशन, यानी कि वो लोगों की जो अटेंशन अपनी तरफ करना चाहती है ना। वो ऐसे कुछ मुद्दे उठाती है, कुछ बिग इश्यूज उठाती है जिससे कि जो लोगों की अटेंशन है वो उनकी तरफ हो जाए। अब वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं पब्लिक को उस इशू की तरफ से एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस, यानी कि ये मुद्दा है, ये बात है, तो उसको उठाते हैं वो जिससे कि इस बारे में लोग जान सके, और उन्हें अगर लगे लोगों को कि हाँ भाई ये चीज़ सही है तो वो उनको ही वोट देंगे। सो अब हम देखते हैं कुछ जो कैंपेन्स हुई हैं, जैसे कि हटाओ गरीबी हटाओ, ये कैंपेन जो हुई थी 1971 में हुई थी लोकसभा इलेक्शंस के समय पर। कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी ने ये किए थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगी, जो गरीबी है देश में से उसको मिटाएंगी। उसके बाद सेव डेमोक्रेसी जो है वो आया। तो सेव डेमोक्रेसी आया, इसमें क्या था, ये भी लोकसभा इलेक्शंस के समय पे आया था। जनता पार्टी ने शुरू किया था, कब, 1977 में जब इलेक्शंस थे उसके लिए। इसमें जो पार्टी थी उसने ये प्रॉमिस किया कि जो इंदिरा गांधी ने ना, देखो गरीबी तो हटाई नहीं थी, उसने इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी उसने लगा दी थी, तो इन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी को हटाएंगे और जो भी लोगों की लिबर्टीज़ हैं, जो उनको राइट्स मिली हैं, उनको फिर से हम लागू करेंगे। उसके बाद लैंड टू द टिलर, ये जो था, ये द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू टिलर। वेस्ट बंगाल असेंबली में जब इलेक्शंस हुए थे तो लेफ्ट फ्रंट जो है उसने इसको यूज़ किया, लैंड टू टिलर, यानी कि जो भी टिलर है मतलब फार्मर्स हैं उनको ज़मीन दी जाए। 1970 के इलेक्शन, 77 के इलेक्शंस के समय पे। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, तो तेलुगु के सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाया जाए, ये जो स्लोगन था ये एनटी रामाराव ने शुरू किया था। ये जो लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के थे आंध्र प्रदेश में, और ये उन्होंने जो स्लोगन था 1983 के जो इलेक्शन हुए थे उस समय पे शुरू किया था। अब ये वाला हम यहाँ से बाद में करेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।